अगर आपकी 20,000 की इनकम है और 15,000 खर्चा हो गया तो 5,000 का क्या करोगे? फेंक दोगे? क्या करोगे? उड़ा दोगे आसमान में? शादी में उड़ा दोगे? नहीं। हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 के सारे चैप्टर्स 1 to 6। उसके बाद हम 7 to 12 सारे चैप्टर्स करेंगे। एक एक दिन एक एक वीडियो आएगी। आप लोगों को जो भी डाउट्स है वो आप मुझे बता देना। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? जब आप बात करते हो किसी इंडिविजुअल पर्सन के बारे में तो उसको आप बोलते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब आप करते हो पूरी कम्युनिटी के बेसिस पे, एक एरिया की जगह पे, तो आप इसको क्या बोलते हो? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं किसी मार्केट में जाता हूं, मैंने बोला भैया ये कितने रुपए का है, उसने बोला 20 रुपए का है। मैं अगले दिन दोबारा गया, मैंने बोला भैया ये कितने रुपए का है, उसने बोला 40 रुपए का है। तो जब मुझे दिखेगा कि किसी चीज का प्राइस बढ़ गया तो मैं उसकी डिमांड कर दूंगा कम, क्योंकि मेरी इनकम है लिमिटेड। तो जब आप इसको नापते हो तो आप पढ़ते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और जब आप पूरे स्टेट के बेसिस पे इंडिया कितनी चीजें डिमांड करता है बाहर देश से, इंडिया कितनी चीजें सप्लाई करता है बाहर देश को, तो आप इसको बोलते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स that studies the behavior and performance of an economy as a whole rather than individual market. It deals with aggregate variables. Aggregate variables का मतलब क्या होता है? Aggregate का मतलब होता है टोटल। आप सिंगल बंदे की चीज नहीं पूछ रहे यहाँ पे आप बहुत ज्यादा लोगों के बारे में, पूरे देश के एक कम्युनिटी की तरह पूछ रहे हो, डिमांड कितनी कर रहा है, सप्लाई कितनी कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम बोलते हैं एग्रीगेट, यानी टोटल कितना आया है। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? कुछ टर्म्स जो कि चेंज होती है। तो ये इनकम पड़ता है, टोटल एम्प्लॉयमेंट, देश के अंदर टोटल बेरोजगारी या फिर रोजगार कितना है, जनरल प्राइस लेवल, किसी चीज का प्राइस कितना है, एग्रीगेट डिमांड, हमारा देश टोटल कितनी डिमांड कर रहा है, सप्लाई कितनी कर रहा है, हमारे देश के अंदर फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट्स क्या है, क्या क्या चीजें हमारे देश के अंदर, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो उसको डिफ्लेशन कैसे करते हैं, अगर देश के अंदर मंदाई आ जाए उसको कैसे कंट्रोल करना है, महंगाई आ जाए उसको कैसे कंट्रोल करना है, हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इसके हमारे कुछ की फीचर्स है, जैसे कि हमारे देश के अंदर टोटल आउटपुट कितना है, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार कितना है, इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है किसी भी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में, किसी भी सेक्टर के अंदर, देश के अंदर टोटल सेविंग्स कितनी है। ये स्टडी करता है ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमेना एंड पॉलिसी इंप्लीकेशंस, इंटर रिलेटेड ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स एंड मार्केट्स, एक दूसरे के अंदर मार्केट सारी की सारी कैसे लिंक होती है। क्योंकि हम किसी को पैसा देते हैं तो उसके पास पैसा जाता है, वो बंदा भी तो किसी को पैसे देगा। तो ये सारी इकोनॉमी को हम कैसे पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इससे डिफरेंट कैसे है? माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ता है सिंगल यूनिट, यानी एक फॉर्म, एक कंज्यूमर या फिर एक चीज का, इंडिविजुअल गुड्स का प्राइस कितना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ता है टोटल एग्रीगेट्स, यानी टोटल चीजें, इकोनॉमी वाइड इशूज, जैसे महंगाई कितनी हो रखी है। अब महंगाई एक बंदे के लिए थोड़ा ना होती है, महंगाई तो पूरी कम्युनिटी के लिए होती है ना, जो भी बंदा एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहता है। अनएम्प्लॉयमेंट तो एक बंदे के लिए थोड़ा ना होती है, बेरोजगारी। ऐसे बोलते हैं कि ये देश बहुत बेरोजगार है और इस जगह के अंदर बहुत ज्यादा रोजगार है, इस जगह के अंदर लोग बहुत ज्यादा अमीर है, इस जगह के अंदर लोग बहुत ज्यादा गरीब है। तो आप ये कैसे अनएम्प्लॉयमेंट कैसे नापते हो आप? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ग्रोथ, हमारे देश के अंदर जीडीपी ग्रोथ कितनी है, तो एक पर्टिकुलर गुड़गांव की, इंदौर की थोड़ा नापते हो, आप पूरे देश की नापते हो। इंपोर्टेंस, ये हम पढ़ते क्यों है? ये हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ देख सके, ताकि हम देख सके देश के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, कि लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको यूटिलाइजेशन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। प्राइस स्टेबिलिटी, देश के अंदर प्राइस ऐसे तो नहीं आज 40 रुपए पेट्रोल का प्राइस और कल 300 रुपए हो जाए और अगले दिन 20 रुपए हो जाए, ऐसे तो देश के अंदर कोई चीज काम कर ही नहीं पाएगी, पेट्रोल पंप सारे बंद हो जाएंगे। और लास्ट में आता है आपका एक्सटर्नल बैलेंस, यानी अगर हम जो भी चीजें बाहर देश से ले रहे हैं, जैसे कि KFC हमारे देश के अंदर है, उस KFC के अंदर काम कौन करता है? हमारे देश के लोग, हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा, हमारे चाचा ताऊ। तो इसके अंदर एक चीज आपको समझनी है, यूएस ब्रांड है मान के चलो, जैसे कि मैंने ले लिया टोयोटा, और यूएस ब्रांड हमारे देश के अंदर अगर अपनी फ्रेंचाइजी डालेगा तो उसके अंदर काम तो हम इंडियंस करेंगे, रोजगार तो हमें मिल रहा है ना, लेकिन पैसा अल्टीमेटली प्रॉफिट्स का पैसा किसके पास जाएगा? प्रॉफिट्स का पैसा जाएगा यूएसए के पास। तो अगर हमने टोयोटा को यहाँ पे अपनी कंपनी लाने से मना कर दिया तो क्या हमारे मम्मी पापा चाचा ताऊ उसके अंदर काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमारी इंप्लॉयमेंट कैसे, हमारे पास रोजगार कैसे आएगा? तो इसलिए हम
दूसरे देश के साथ कैसे रिलेशंस बना के चलते हैं, वो भी हम किसके अंदर पढ़ते हैं बच्चे, वो भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। दूसरी जो चीज है हमारी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम किस तरीके से अच्छे लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। हम एग्जांपल लेते हैं मुंबई का। मुंबई के अंदर आपको दो तरीके के लोग मिलेंगे, या तो आपको मिलेंगे करोड़पति और या तो फिर आपको मिलेंगे रोड़पति। लोग वहां पे या तो रह रहे हैं 5 स्टार होटल जैसे घरों में, या तो वहां पे लोग रह रहे हैं स्लम एरियाज यानी झुग्गी झोपड़ियों के अंदर। तो वहां पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइक्वल तरीके से है। बट व्हेन यू कंपेयर द पीपल ऑफ झांसी, झांसी के अंदर आपको नॉर्मल तरीके के लोग मिलेंगे, ना बहुत ज्यादा अमीर, हाँ एक दो हो सकते हैं, बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, बट एज अ होल ऑफ द पॉपुलेशन वहां पे लोग जनरल प्राइस लेवल, जनरल इंप्लॉयमेंट लेवल, जनरल इनकम लेवल के होते हैं। उसके बाद आता है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड वाई स्टडी। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों, ताकि हम अपनी पॉलिसीज बना सके, ताकि हम बिजनेस साइकिल जो हमारा होता है, बिजनेस साइकिल क्या होता है, हम 1 साल तक अपना बिजनेस करते हैं, उसके अंदर हम अपने प्रोडक्शन को, हम अपने इनकम को, हम अपने प्रॉफिट को, हम अपने बिजनेस के एक्सपेंशन को कितनी बार नापते हैं। हम अपने वीकली प्रॉफिट देखते हैं, मंथली प्रॉफिट देखते हैं, क्वार्टरली देखते हैं, ईयरली देखते हैं, इसको हम बोलते हैं बिजनेस साइकिल। तो हमारे देश का जो बिजनेस साइकिल है, यूएसए से हम कितनी बार कोई चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं कोई बंदा गया हमने बोला टोयोटा की गाड़ी दे दो, अब वो यूएसए से इंपोर्ट कराएंगे नहीं। बहुत सारी टोयोटा की कंपनीज हमारे देश में ऑलरेडी इंडस्ट्रीज हैं जो यूएसए ने यहाँ पे सेटअप कर रखी है। केंटकी फ्राइड चिकन जो केएफसी की फुल फॉर्म है, वो बहुत सारी केएफसी इटली से, केंटकी क्या है, इटली के अंदर एक छोटी सी जगह है, वहां पे फ्राइड को चिकन को फ्राई करके आपको दे देते हैं, तो ये नाम रख दिया केंटकी फ्राइड चिकन। ठीक है। गवर्नमेंट कैसे कोऑर्डिनेट करती है, अगर गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया, क्यों लिया, कोई इफेक्ट ही तो देख के लिया, तो पूरे देश के बेसिस पे तो इफेक्ट लिया है गवर्नमेंट ने। अब सलमान खान के लिए अगर पेट्रोल 82 रुपीज का है, तो राहुल खान के लिए भी तो पेट्रोल 82 रुपीज का ही है, सिद्धि शर्मा के लिए भी पेट्रोल 82 रुपीज का है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये प्राइस लेवल डिसाइड किया है कि एवरीवन कैन अफोर्ड दिस मच प्राइस ऑफ पेट्रोल, सो दैट द कंट्री इज इन द स्टेबिलिटी ऑफ देयर इनकम लेवल्स। ऐसे हम इसको नापते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अब किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके कॉन्सेप्ट्स, हमें वेरिएबल्स जो टर्म्स है उसके अंदर वो जरूरी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है हमारा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बच्चे हमारा जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं हम जीडीपी। अब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर से कितना पैसा कमाते हैं, इसको हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आप न्यू पालम विहार, गुड़गांव, झांसी, कश्मीर की नहीं देखोगे, पूरे देश की देखते हो आप जीडीपी। हमारे टोटल देश की जीडीपी कितनी है। टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। कॉमन मेजर्स क्या क्या होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, ये आपको एक्सप्लेन करे गए हैं, इनसे आप पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जीडीपी, मार्केट वैल्यू जितनी भी फाइनल गुड्स या सर्विसेज की है एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उसको आप क्या नाम देते हो, जीडीपी नाम देते हो। अब इसके अंदर इंक्लूड क्या होएगा और एक्सक्लूड क्या होएगा, यह समझना जरूरी है। इसके अंदर आपकी हमेशा जो चीजें इंक्लूड करने के लिए है, प्रोडक्शन बाय डोमेस्टिक एंड फॉरेन फर्म्स लोकेटेड विद इन द कंट्री, यानी जो भी हमारे देश के अंदर डोमेस्टिक और फॉरेन फर्म्स हमारे देश के अंदर जो प्रोडक्शन कर रही है, यानी अगर मैं किसी इंडियन ब्रांड का नाम लेता हूं, आपको लगेगा एक बाहर की ब्रांड है, पीटर इंग्लैंड, ये इंग्लैंड की ब्रांड नहीं है, हमारे देश की ब्रांड है। एलन सोली, ये ऐसा लगता है कोई इटली की ब्रांड है, बट ये हमारे देश की ब्रांड है। ठीक है। तो इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है किसी बाहर देश की कंपनी का हमारे देश के अंदर, जिससे लोगों के पास रोजगार जा रहा है, तो आप उसको करोगे इंक्लूड। एक्सक्लूड क्या करोगे, कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स है जो अभी पूरा फाइनली तैयार ही नहीं हुआ लोगों के पास कंजम्पशन के लिए, तो उसको आप कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि उससे डबल काउंटिंग हो जाएगी, एक चीज 2 बार काउंट हो जाएगी। जैसे कि मैंने एक 20 रुपए का ब्रेड खरीदा, ठीक है, तो 20 रुपए का ब्रेड ऐसे तो नहीं धरती के अंदर से आ गया और मैंने धरती को 20 रुपए दे दिए, नहीं, मैंने एक शॉपकीपर के पास गया, मैंने उससे बोला भैया 20 रुपए लो, मुझे एक ब्रेड दे दो, उसने मुझे ब्रेड दे दिया, तो प्रोडक्शन यहाँ पे ब्रेड का हुआ है ना, तभी तो जाके मेरे पास वो ब्रेड आया है। अब अगर उस ब्रेड को मान के चलो, मैं मान लू हमारे देश की इनकम में 20 रुपए ऐड हो गए, अब उस ब्रेड के ऊपर में हल्का सा पीनट बटर लगा के एक ब्रेड उसके ऊपर और रख के, और पूरे 20 रुपए के जितने भी ब्रेड है उनके अंदर पीनट बटर, 100 रुपए का पीनट बटर मैंने लगा दिया, उसको मैंने एक पर्टिकुलर पर्सन एक्स को बेच दिया।
तो उसके पास सामान टोटल कितने का गया? 120 रुपए का। अब आप मुझे एक चीज बताओ, 20 रुपए तो मैंने जोड़ लिए, 120 रुपए एक्स पर्सन ने जोड़ लिए, तो हमारे देश के अंदर तो प्रोडक्शन टोटल 140 का हुआ। लेकिन जो एक्चुअल में पीनट बटर लगने के बाद उस आदमी के पेट में वो ब्रेड जाएगा, वो कितने रुपए का है? वो तो 120 का है। तो 140 कैसे हुआ? तो इसलिए डबल काउंटिंग, दो बार काउंटिंग ना हो जाए। तो जो मेरा 20 रुपए का ब्रेड है, अंटिल वो मेरे पेट में नहीं जा रहा, अंटिल वो किसी से भी कंज्यूम नहीं हो रहा, आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे जब तक वो फाइनली किसी के द्वारा कंजम्पशन नहीं होता है। अगर एक डेयरी वाला दूध खरीदता है तो उसके लिए वो होता है इंटरमीडिएट गुड, और अगर वो ही दूध आप खरीदते हो, जो हाउस होल्ड है, हमारे घर के अंदर जो लोग जिम करते हैं वो खरीदते हैं, तो सीधा कंज्यूम करते हैं, तो उनके लिए हो जाएगा वो फाइनल गुड। तो डिपेंड करता है वो चीज कंज्यूम किसके द्वारा हो रही है। उसके बाद आता है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है? मैंने बोला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डोमेस्टिक? डोमेस्टिक का मतलब होता है हमारे देश का। अब अगर हमें बोले कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है, तो डोमेस्टिक का मतलब है हमारे देश में, और नेशनल का मतलब है बाहर के देश से भी। तो अगर आपको कभी भी डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना हो, तो आप इसके अंदर NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऐड कर देते हो। मैंने हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन किया 1000 रुपए का, प्लस 100 रुपए मैंने किसी बाहर देश से भी कमा लिए, तो मेरा टोटल प्रोडक्शन यानी देश के अंदर मेरी GDP कितनी निकली? 1000 रुपए की। लेकिन मेरी GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कितना निकला? 1000 प्लस में 100 रुपए, यानी 110 रुपए का। तो एग्रीगेट आउटपुट आप ऐसे निकालोगे। एक आता आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? मान के चलो मैंने यहां पे आपको GDP लिखा हुआ है, अब मुझे निकालना है NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अगर आपको कभी भी ग्रॉस से नेट पे जाना है, यहां पे क्या है, ग्रॉस से अगर आपको कभी भी नेट पे जाना है, तो आप इसके अंदर डेप्रीसिएशन माइनस कर देते हो। किसके अंदर? NDP के अंदर। मान के चलो मेरे पास GDP की जो वैल्यू है वो है 5000 करोड़, 5000 करोड़ CR, और डेप्रीसिएशन है मेरे पास 200। अब मुझसे पूछा NDP निकालो आप, तो मैं क्या करूंगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रीसिएशन माइनस कर दूंगा। तो 5000 में से 200 गए तो मेरे कितने बचे? 4800 करोड़ रुपए की मेरी NDP की वैल्यू आ जाएगी। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो, तो आप इसको क्या बोलते हो? नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट विद फर्दर एडजस्टमेंट्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं। एक होता है आपका फैक्टर कॉस्ट और एक होता है आपका मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है बच्चे, आपने कोई चीज कितने रुपए की खरीदी। एक होता है आपका मार्केट प्राइस, यानी आपने वो चीज खरीद कर मार्केट में कितने की बेची। ऑब्वियस सी बात है, हम 100 रुपए की चीज लाए, 100 रुपए की तो बेचेंगे नहीं, प्रॉफिट्स करने के लिए बैठे हुए हैं। तो आप इसके अंदर हमेशा प्राइस, मार्केट प्राइस क्या होता है? जो बायर पे करता है। इसके अंदर बहुत सारे टैक्सेस हमारे इंक्लूड होते हैं। तो अगर आपको कभी भी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना हो, तो आप इसके अंदर NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या बच्चे? इसका फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। एक चीज आपको याद रखनी है, हमेशा NIT को ब्रैकेट में रख लेना। अगर एक चीज भी गिवन हो ना इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमेशा ब्रैकेट में सोल्व करना, वरना यहाँ पे प्लस माइनस की गलती हो सकती है। तो फैक्टर कॉस्ट से अगर आपको मार्केट प्राइस पे जाना है कि वो चीज हम मार्केट में कितने की बेच रहे हैं, तो आप NIT कर दोगे इसके अंदर ऐड, NIT कर देते हो ऐड। और मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो आप NIT कर देते हो माइनस। ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नेशनल से आपको डोमेस्टिक पे जाना है, तो NFI क्या कर दिया हमने? ऐड कर दिया। डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल पे जाना है, तो NFI क्या कर दिया हमने? ऐड कर दिया। नेट से आपको ग्रोथ से आपको नेट पे जाना है, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। ऐसे करके आप इसको निकाल सकते। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आता है हमारा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या है? पर्सनल इनकम के अंदर से जब आप टैक्सेस माइनस कर देते हो, एक चीज समझना, अगर हमने 2 लाख रुपए किसी कंपनी के अंदर कमाए या किसी बिजनेस में कमाए, तो आप इसके अंदर टैक्सेस दोगे नहीं दोगे? डिपेंड करता है। अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है, तो आप टैक्स दोगे। कितना दोगे? वो स्लैब्स अलग अलग होते हैं कि आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है, 30 लाख से कम है,
30 लाख से ज्यादा है, 80 लाख से कम है, 80 लाख से ज्यादा के लिए अलग टैक्स होता है। तो टैक्स के स्लैब्स होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं हर साल, वो बजट में आते हैं हमारे, जो 1 अप्रैल को हमारा बजट बनता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अभी वो बनाते हैं हमारा, ठीक है। चलिए, तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का मतलब है जितनी इनकम हम अपने ऊपर यूज कर सकते हैं। मैंने 2 लाख रुपए कमाए, 20,000 मैंने टैक्स दे दिया, मेरे पास कितने बचे? 1,80,000 रुपए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। उसके बाद आता है हमारा कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब होता है बच्चे खर्चा। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? जो कोई चीज आप कंज्यूम कर रहे हो। मैं अपने आईफोन से वीडियो बना रहा हूं तो इसके ऊपर मैंने खर्चा किया है। मैंने शर्ट पहनी हुई है, इसके ऊपर मैंने खर्चा किया है, तो इसको आप क्या बोलते हो? कंजम्पशन बोलते हैं। कंजम्पशन की डेफिनेशन क्या है? बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी। कंजम्पशन की डेफिनेशन है टोटल एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड का मतलब है हम लोग जो चीजें कंज्यूम करते हैं। हाउस होल्ड मतलब हम जो घर के अंदर रहते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, इनको बोलते हैं हम हाउस होल्ड। हमारे मम्मी पापा भी इसके अंदर इंक्लूड है। जो भी खर्चा हाउस होल्ड ने किया किसके ऊपर? गुड्स के ऊपर, यानी कोई सामान खरीदने के लिए, और सर्विसेज के ऊपर। तो डिटरमिन बाय डिस्पोजेबल इनकम, वेल्थ, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, इंटरेस्ट रेट्स, एक्सपेक्टेशंस। तो कंजम्पशन आप कैसे नापते हो? इन सारे फैक्टर्स। सेविंग का मतलब क्या है भाई? अगर आपकी इनकम 20,000 की है, उसमें से 18,000 के तो खर्चे हो गए आपके। 2,000 के दूध आ गया, 2,000 का बैग आ गया, 2,000 बच्चे के स्कूल में दे दिए, 2,000 बच्चे के ट्यूशन में दे दिए, 5,000 का रेंट दे दिया, 2,000 के कपड़े ले आए, बाकी कितने बचे? मान के चलो आपके 2,000 बचे। तो उन 2,000 को आप क्या करोगे? सेव करोगे। जरूरी भी हो सकता है कि आपके 20,000 की इनकम है और 20,000 खर्च हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन हम इंडियन मेंटेलिटी के लोग हैं, हम सेव करना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और सेव करनी अच्छी बात भी। तो जो डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट जो आप कंज्यूम नहीं करते, आप उसको बचा लेते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेविंग्स बोलते हैं। अब इसकी इनकम जो है, हमारी इनकम के 2 पार्ट है बेटा। इनकम के कितने पार्ट है? 2। जो हमारी इनकम है ना, वो 2 जगह यूज होगी। 20,000 रुपए के अंदर या तो आप खर्च कर सकते हो, या तो आप सेव कर सकते हो। या तो आप 10,000 खर्च कर सकते हो, बचे कितने? 10,000 आपके सेव हो जाएंगे। तो आप इसको इस तरीके से इंक्लूड करना, इनकम इज इक्वल्स टू वाई प्लस में सी। इनकम इज इक्वल्स टू सी प्लस में एस, और इनकम इज डिनोटेड बाय वाई। प्रोपेंसिटीज क्या है बेटा? सबसे पहले प्रोपेंसिटी का मतलब समझेंगे। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है कितने इस चीज के चांसेस हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी। एक होता है हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी इनकम के हिसाब से हम खर्चा कितना कर रहे हैं। हमारी इनकम है, मान के चलो हमारी इनकम है, सबसे पहले एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में बाय। हमारी इनकम है 20,000 रुपए। अब डिपेंड करता है, अगर हम बहुत गरीब हैं तो हम पूरे 20,000 भी खर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमारे 5-5, 8-8 घर के फैमिली मेंबर्स हैं, तो हमारे पूरे 20,000 भी खर्च हो सकते हैं। अगर हम बहुत कंजूस हैं तो हम 20,000 बचा भी सकते हैं, खाना ही नहीं खाएंगे, कपड़े ही नहीं पहनेंगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ तो आप खाएंगे ही ना। चोरी करेंगे तो एक इलीगल एक्टिविटी में आ जाएगा, ठीक है। तो मान के चलो 20,000 रुपए आपकी इनकम है और आपने 15,000 का खर्चा कर दिया, तो आपका एपीसी क्या निकलेगा? 0 से 3 0 कट गए, 5 3 जा 5 4 जा 20, 3/4 कितना होता है आपका? 0.75। तो इसको आप क्या निकालेंगे? एपीसी निकल गया आपका। एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब इसका फॉर्मूला इससे निकल गया आपका। कैसे भाई? अगर मैंने 15,000 खर्च कर दिए तो 5,000 मतलब मैंने बचा लिए होंगे। तो आप एपीएस का फॉर्मूला क्या आएगा? सेविंग इनकम के हिसाब से। तो आप क्या निकालेंगे? 20,000, और सेविंग कितनी करी हमने? 5,000। कैसे भाई? 15,000 तो खर्च कर दिया ना, तो 5,000 कहां गए? आग लगा दोगे 5,000 में। अगर आपकी 20,000 की इनकम है और 15,000 खर्चा हो गया, तो 5,000 का क्या करोगे? फेंक दोगे? क्या करोगे? उड़ा दोगे आसमान में, शादी में उड़ा दोगे? नहीं, आप उसको सेव कर लेंगे, या तो अपने बच्चों को दे देंगे, जो भी चीजें आप उसको सेव करेंगे, मान के चलो कंजम्पशन के बाद। तो 5,000 अपॉन में 20,000, 3 0 3 0 5 1 5 5 4 1/4 कितना होता है बेटा? 0.25। तो देखो आ गया। एपीसी प्लस में एपीएस हमेशा क्या होता है? 1 होता है बेटा। 1 का मतलब यहां पे है 100%, यानी टोटल मनी
कोई 20,000 कमाता है, कोई 50,000 कमाता है, उसके हिसाब से वो टोटल 100% है ना उसकी इनकम। यानी मेरी इनकम 5,000 है, तो मेरी टोटल इनकम यानी 100% इनकम का मैं कुछ पैसा खर्च कर दूंगा, कुछ पैसा सेव कर लूंगा। तो 0.75 प्लस 0.25 क्या आएगा बेटा हमारा? 1 ही तो आएगा। तो आप इसके हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे फॉर्मूले वाले, वो आप उसको कर लेना। एक होता है हमारा एमपीसी और एमपीएस। अब इसके अंदर बच्चे होता है मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है कोई चीज कितने ऊपर से बढ़ी है या फिर घटी है, तो इसको आप एम यानी मार्जिन से नापोगे। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या हमारा? डेल्टा सी। डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज कितना आया कंजम्पशन में। और डेल्टा वाई यानी इनकम में कितना चेंज आया। यानी जब आपकी इनकम बढ़ती है, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम खर्चा भी तो बढ़ाते हैं। अगर हमारी 20,000 की इनकम थी तो हम कुछ खर्चा करते थे। अब अगर हमारी 100 करोड़ की इनकम हो गई तो आप उतना ही खर्चा करेंगे। अब भी इनकम थोड़ी सी, आप अपना खर्चा थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मान के चलो हमारी इनकम जो है वो थी पहले 10,000, और 10,000 से हमारी इनकम बढ़ के कितनी होगी बेटा? 12,000 होगी। तो हमारे खर्चे भी तो बढ़ेंगे ना। तो जब हमारे खर्चे थे 10, जब हमारी इनकम 10,000 थी तो हमारे खर्चे कितने थे? खर्चे थे हमारे 8,000 के। अब हमारी इनकम बढ़ी तो हमारे खर्चे भी बढ़ेंगे। खर्चे करते हमने 9,000 के। तो आपको क्या निकालना है? एमपीसी निकालना है। तो कैसे निकालोगे एमपीसी? डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। बेटा कंजम्पशन के अंदर कितना चेंज आया? 9,000 में से 8,000 गए, 1,000 बचाओ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1,000। इनकम के अंदर कितना चेंज आया? 12,000 में से 10,000 गए, कितना बचा? 2,000। 1,000 अपॉन 2,000 कितना आ गया? 0.5। तो आप इसको क्या बोलेंगे? अपना एमपीसी। सेम तरीके से आप अपना कर देंगे एमपीएस। ठीक है, एमपीएस इसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव। दूसरी चीज आपका एमपीसी प्लस में एमपीएस, जो भी आपका मार्जिन बढ़ा है वो भी आपका हमेशा क्या होता है? 1। लेकिन इनकम लेवल वहां पे क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। आप 3 इनकम लेवल को या 3 कंजम्पशन लेवल को आप नहीं उतार सकते। दूसरी चीज एमपीसी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। इसका क्वेश्चन 110% आएगा। एमपीसी और एमपीएस 0.1 के 0 और 1 के बीच में क्यों लाई करता है? इसका आंसर है बहुत सिंपल। ना तो कोई बंदा अपने 0 से कम कमा सकता। भैया आपने किसी से पूछा आप कितना कमाते हो, या तो बोलेगा 10,000, 20,000, 50,000। कोई ऐसे या तो बोल सकता है कि मैं कमाता ही नहीं हूं, मैं 0 रुपए कमाता हूं। मतलब नेगेटिव में कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता। दूसरी चीज कोई बंदा सेव कितना कर सकता है? या तो 0 कर सकता है, या टोटल उसकी जो इनकम थी 100% वो कर सकता है। तो 100% को तो 1 बोलते हैं ना हम। तो इसलिए ये हमेशा 0 से 1 के बीच में हिलाई करता है। उसके बाद आती है हमारी इन्वेस्टमेंट्स। अब आपकी बहुत सारी चीजें यहां से हो गई क्लियर। उसके बाद आती है हमारी इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, मशीनरी, चेंजेस इन इन्वेंटरीज, या इन्वेस्टमेंट के ऊपर। यानी आप देश के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी करते हो। तो एक होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक होता है नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब मान के चलो मैंने बोर्ड खरीदा 2 लाख रुपए का। अब कितने रुपए का बचा है बोर्ड? 1,70,000 रुपए का। तो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट मतलब जो मैंने 2 लाख का बोर्ड खरीदा था, और नेट इन्वेस्टमेंट मतलब अब ये हो गया 1,70,000। ठीक है, अब आप गवर्नमेंट सेक्टर, टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें आप इसके अंदर नहीं पढ़ते। उसके बाद आते हैं हम अपने फॉरेन सेक्टर पे। फॉरेन सेक्टर का मतलब होता है हम कितनी चीज एक्सपोर्ट करते हैं, उसके अंदर से माइनस कर देना हम कितनी चीजें इंपोर्ट करते हैं। मान के चलो हमने 2 लाख रुपए का सामान भेजा यूएसए में। अब हम कुछ मंगाएंगे भी तो वहां से 80,000 का सामान मंगा लिया, तो हमने टोटल एक्सपोर्ट कितना किया अपना? 2 लाख में से 80,000 गए, 1,20,000। इसको आप क्या बोलते हैं बच्चे? नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। इसके बाद है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो, कोई चीज जो घूमती है उसको हम बोलते हैं भाई सर्कुलर। जो इनकम का फ्लो है सर्कुलर घूमता है। मैंने इसको पैसे दिए, इसने उसको दे दिए, उसने इसको दे दिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मान के चलो एक बच्चे ने मेरे को 5,000 रुपए फीस दी। अब मैं क्या करूंगा? उसी बच्चे के पापा के पास जाऊंगा, बोलूंगा जी मुझे 2,500 रुपए के फल दे दो। तो मेरे जो पैसे थे जो उसने मुझे दिए थे वो वापस उनके पास ही चले गए। तो ऐसे क्या होता है? हमारा फ्लो होता है किसका? इनकम का। इसके अंदर क्या है हमारा?
दो सेक्टर मॉड्यूल होता है इसके अंदर, एक होता है हमारा हाउस होल्ड और एक होता है हमारा फर्म। बोला था ना बात नहीं करनी है, शांत हो जाओ। एक होता है इसके अंदर हमारा हाउस होल्ड और एक होता है इसके अंदर हमारा फर्म। हाउस होल्ड का मतलब क्या है, जो इंसान किसी चीज को कंज्यूम करता है, और फर्म का मतलब है उन्हीं चीज को जो कंज्यूम करने के लिए वो इंसान बनाते हैं वो चीजें, उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्म्स। तो इसके अंदर सिंपल सी चीज है, ये हमारे हाउस होल्ड और ये हमारी फर्म्स। अब भाई हाउस होल्ड क्या करेंगे, हाउस होल्ड का काम होता है इनको सर्विस देना। क्या होता है, ये इनको देते हैं सर्विस। फर्म क्या करती है, सर्विस का इनको फैक्टर सर्विस बोलते हैं, यानी फ्री की सर्विस नहीं, पैसे वाली सर्विस। अब फर्म्स क्या करेंगी, इनको पेमेंट देती है कि भाई किसी ने काम किया तो उसकी पेमेंट भी तो बनती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फैक्टर पेमेंट। अब वो जो उनको पैसे मिले उस पैसे का क्या करेंगे, ऐसे तो है नहीं हम लोग पैसा खा लेंगे, पैसा पहन लेंगे, पैसे लगा लगा के पहन रखा है हमने, पैसा तो नहीं हो सकता। पैसे का रूल बनाया, उसके अंदर पानी डाला, खा लिया, पैसा बचेगा ही नहीं हमारे। तो उस पैसे को हम कंज्यूम करते हैं। कहां पे कंज्यूम करेंगे बच्चे, उस पैसे से हम उन्हीं से ही वो चीजें खरीद लेते हैं जो हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। और जब हम इनसे कोई चीज मांगेंगे पैसे देके तो हमें क्या दे देंगे, गुड्स एंड सर्विसेज दे देंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके अंदर दो मॉड्यूल और आते हैं, गवर्नमेंट के और फॉरेन सेक्टर के, वो हम करेंगे नहीं क्योंकि आपके चैप्टर के अंदर इंक्लूड है ही। उसके बाद आता है भाई हमारा तीन मेन अप्रोच होती है हमारी, एक होती है हमारी प्रोडक्शन अप्रोच, एक होती है हमारी इनकम अप्रोच और एक होती है हमारी एक्सपेंडिचर अप्रोच। तीनों फॉर्मूला सामने आपके लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ लेना। क्वेश्चन जरूर इसके अंदर से आएगा, अगर नहीं आया तो मेरा नाम राबिल खान है, पक्का आएगा। अगर आपको बोला प्रोडक्शन मेथड, भाई एक चीज बताओ, हम जितना भी देश के अंदर प्रोडक्शन करते हैं कोई ना कोई तो उनको खरीदेगा ही। ऐसा थोड़ा है अगर एक शोरूम की गाड़ी नहीं बिक रही तो जिंदगी भर नहीं बिकेगी, आज ही नहीं बिकी कल बिक जाएगी। तो प्रोडक्शन तो हुआ है ना देश के अंदर। अब जो भी वो हमसे गाड़ी खरीदेगा वो हमें क्या देगा, पैसे दे देगा, और हमारी इनकम हो जाएगी। तो आप किसी भी तरीके से नापोगे फिगर आएगा सेम। जितने की गाड़ी हमने बना दी वो उसके बराबर होगा जितने की हमें पैसे दे रहा है, और वो उतने के बराबर होगा जितने के हमें पैसे मिले। तो आप प्रोडक्शन या तो इनकम या एक्सपेंडिचर किसी भी तरीके से इसको नाप सकते हैं। तो अगर आपको बोला प्रोडक्शन मेथड से निकालना है तो जितनी भी ईच स्टेज पे जो भी प्रोडक्शन है ना, यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लेवल पे जितने भी हमारे प्रोडक्शन की वैल्यू है वो आप ऐड कर दोगे। लेकिन कभी भी आप फाइनल, हमेशा फाइनल गुड्स की वैल्यू ऐड करना, इंटरमीडिएट गुड्स के लिए। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यानी कि अगर हम 20,000 रुपए की चीज है कोई, उसके अंदर हमने 15,000 की तो उसको खरीदा है, तो हमने वैल्यू कितने की ऐड कर दी उसके अंदर, वैल्यू हमने ऐड करी उसके अंदर 5,000 रुपए की। तो ये आपका फॉर्मूला है। एक होता है इनकम मेथड, तो इनकम किसकी, कौन सा पैसा जोड़े इसके अंदर में। इसके अंदर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना हमारे, यानी जो वेजेस कमाए हैं, रेंट कमाए, इंटरेस्ट कमाए, प्रॉफिट कमाए, मिक्स्ड इनकम कमाई है, प्लस में नेट फैक्टर इनकम जो आपने बाहर देश से कमाई है, वो सारी की सारी आप इसके अंदर ऐड कर दोगे, आपका इनकम मेथड से निकल जाएगा। ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर जो भी हमारे खर्चे हुए, यानी कंजम्पशन के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के कितने खर्चे हुए, प्लस में नेट एक्सपोर्ट्स, ये आप इसके अंदर ऐड कर दो। एक होता हमारा डेटा कलेक्शन, इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं हमारे दो तीन चीजों के, जैसे डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे। दूसरा, इनफॉर्मल सेक्टर से अगर कोई होम प्रोडक्शन से या ब्लैक इकोनॉमी वगैरह जो हम ब्लैक मनी कमाते हैं उसको कैसे इंक्लूड करेंगे, वो इंक्लूड ही नहीं करना। दूसरा, मार्केट प्राइस पे करें और फैक्टर कॉस्ट पे करें, इनको एडजस्टमेंट्स करने के लिए हमें पता होना चाहिए। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे आपको मार्केट प्राइस पे कैसे जाना है। उसके बाद आता है हमारा रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी और प्राइस इंडिसेस। चलिए, तो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है हमारी करंट मार्केट प्राइस पे, यानी आज जो हमारा देश के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन है उसका आज का प्राइस कितना है, तो उससे निकलती है हमारी नॉमिनल जीडीपी। वैल्यू ऑफ आउटपुट मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइसेस बेस ईयर एलिमिनेट्स प्राइस इफेक्ट टू द रिफ्लेक्ट ट्रू ग्रोथ गिवन इन द फिजिकल आउटपुट। और जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है आपका, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला आपका नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू में 100। तो ये आप कैसे निकाल देते हो अपना जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला। इसके भी ज्यादा चांसेस है, 1 या 2 मार्क्स का आ सकता है एग्जाम में, आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है।
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? मेजर्स चेंजेस इन प्राइस ऑफ अ फिक्स्ड बास्केट ऑफ अ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड टू मेजर इन्फ्लेशन अफेक्टिंग कंज्यूमर्स। इससे हम पता लगाते हैं कि जब किसी प्राइस के अंदर कोई चेंज आया है तो उसकी वजह से कंज्यूमर्स के ऊपर क्या इफेक्ट आया है। क्या कंज्यूमर ने डिमांड कम कर दी? अगर प्राइस कम कर दिया तो कंज्यूमर ने क्या डिमांड बढ़ा दी? तो उसको आप क्या बोलते हैं बच्चे? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन्फ्लेशन रेट का मतलब होता है महंगाई कितनी हुई है। जनरल इन्फ्लेशन रेट जो है हमारे देश के अंदर वो है बच्चे 6%। 6% से हमारे देश की महंगाई होती है। यानी कि आज जो एक चीज 1 लाख रुपए की आ रही है, अगले साल वो चीज कितनी की आएगी? 1,06,000 रुपए की। समझ में आया? इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। अगला टॉपिक होता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? बेरोजगारी। कैसी बेरोजगारी? जब कोई इंसान काम करना चाहे लेकिन मार्केट में काम ही नहीं है। क्यों नहीं है काम? देश की पॉलिसीज खराब है, तो देश के अंदर प्रोडक्शन हुआ ही नहीं चीजों का, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। तो अलग अलग तरीके की हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है। एक होता है फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, साइक्लिक, सीजनल, डिस्गाइज्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। आप इसको एक बार पढ़ लेना। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है हमारे? मान के चलो हमारे देश के अंदर टोटल रह रहे 100 लोग या फिर 100 करोड़ लोग, और उसके अंदर से 20 करोड़ लोग हमारे क्या है? बेरोजगार है। इंटू में 100 कर दोगे तो यानी 20% लोग क्या हमारे बेरोजगार, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चे इन्फ्लेशन का मतलब है एक चीज पहले 100 रुपए की थी, अब वो चीज हो गई 120 रुपए की, तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई। डिफ्लेशन का मतलब क्या है? एक चीज 100 रुपए की थी, अब 80 रुपए की हो गई, इसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। और दोनों ही चीजें हमारे देश के लिए खराब है। तो जनरल प्राइस लेवल पे कांस्टेंट पे हमें कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होना पड़ता है। चलो, एक होता है डिमांड पुल यानी जब एक्सेस डिमांड, एक होता है कॉस्ट पुश यानी राइजिंग कॉस्ट, यानी जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाए ना बच्चे, तो वो उसका प्राइस हमेशा बढ़ जाता है। जैसे सब लोग चाहते हैं हमारी पॉकेट में आईफोन हो, तो आईफोन वालों ने अपना प्राइस ज्यादा कर दिया, ले लो भैया आईफोन, वो भी फिर भी बिक रहा है। एक होता है कॉस्ट पुश यानी अगर किसी चीज की कॉस्ट ही महंगी हो जाए, हमें वो पड़ता ही नहीं खा रहा, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश। इसका मतलब क्या समझा? सब लोग चाहते हैं मेरी जेब में रियलमी, रेडमी वगैरह जैसे फोन ना हो। सब लोग चाहते हैं हमारी जेब के अंदर आईफोन। सब लोग चाहते हैं हम हिटाची का बढ़िया बढ़िया नया 1 लाख रुपए का एक घर में एसी लगवाए। सब लोग चाहते हैं हमारे पास फरारी गाड़ी हो, लैम्बोर्गिनी गाड़ी हो। तो क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उनका प्राइस कर दिया ज्यादा। अब एक चीज होती है, अगर मार्केट के अंदर मान के चलो सॉस का पैकेट है, सॉस के पैकेट के अंदर सिर्फ सॉस नहीं होती, उसके अंदर एक शैशे भी आता है जो उनको खरीदना पड़ता है आपको बेचने के लिए, मैन्युफैक्चरर जो भी होते हैं इसके। तो आपको ये समझना है, मान के चलो उसके अंदर आधे रुपए की सॉस है और 25 पैसे की उसके अंदर पैकेट है, और अगर पैकेट आगे से महंगा हो गया, वो 50 पैसे को हो गया, तो आपको 1 रुपए की सॉस कैसे बेच देगा? 1 रुपए की तो बनाने में पड़ी है इनको, तो 1 रुपए की बेच कैसे देगा? वो हो जाएगा 1.5 रुपए की। क्यों? क्योंकि उसको बनाने में ही कॉस्ट इतनी आ रही है, तो उसका प्राइस इसलिए महंगा हुआ है। इसलिए महंगा नहीं हुआ क्योंकि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं सॉस की, ये महंगा हुआ है इसलिए क्योंकि उसको इतना प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा है, तो इसलिए इसका प्राइस भी महंगा हो गया। एक होता है बेटा स्टैगफ्लेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैग्नेशन, लो ग्रोथ हाई इंप्लॉयमेंट, यानी जब हमारे देश के अंदर ग्रोथ बहुत कम हो और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो। हाई इन्फ्लेशन, तो पॉलिसीज टू कॉम्बैट आइदर में वर्सन दी अदर। तो आपको ये देखना है कि जब देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज्यादा हुई लेकिन हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन कुछ भी है नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन। अगला आता है हमारा लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम मेजर्स, यानी आपको क्या क्या चीजें आती हैं जब आप अपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हो। सबसे पहला क्या हमारा? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, यानी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर पैसे का इंक्लूजन हुआ ही नहीं है। जैसे अगर हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है, पैसे लेती है क्या? नहीं लेती। समझ में आया? हमारे पापा हमें पढ़ाते हैं, पैसा लेते हैं क्या? नहीं लेते, तो आप उसको इंक्लूड नहीं करो। दूसरा होता है अंडरग्राउंड इकोनॉमी या फिर इलीगल एक्टिविटीज वगैरह है। आपने किसी की फिरौती ले ली, आपने किसी को रैंसम कॉल किया, आपने किसी को बोला कि मर्डर कर दिया किसी का, उसके पैसे मांग लिए, वैसे नहीं करना चाहिए, तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप रिकॉर्ड करोगे। तीसरा क्या है हमारा? क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स एंड न्यू गुड्स मे नॉट बी प्रॉपर्ली कैप्चर्ड, यानी अगर आपने किसी चीज की बस क्वालिटी अच्छे से बढ़ाई है, आपने उसको अच्छे से साफ कर दिया, तो नहीं छोड़ना हो जाएगी, तो प्रोडक्शन तो उतनी है ना जितने की वो चीज हमारी थी, तो आप उसको दोबारा इंक्लूड नहीं करोगे। मैंने 20 लाख की होंडा सिटी के अंदर 50,000 का ऑडी का इंजन लगा के और 50,000 की आगे से उसकी बॉडी चेंज करके, चेसी चेंज करके, तो मैं ऑडी बन जाएगी, वो 2 करोड़ की बेच दूंगा, मैं उसको नहीं बेच पाऊंगा, तो आप उसको हमेशा इंक्लूड नहीं करते। उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, जीडीपी ग्रोथ में आज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सटर्नलिटीज एट पॉल्यूशन आर नॉट सब्ट्रैक्टेड,
वेलफेयर मेजरमेंट, ये आपका जीडीपी होता है। जिस भी बच्चे को इस पीडीएफ के डिटेल्ड नोट्स चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप राइज एकेडमी के चैनल पे चले जाओगे, वहां पे आपको सारे चैप्टर्स के बिल्कुल डिटेल्ड नोट्स मिल जाए।